नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और कुछ अच्छा नया होने वाला है। इससे पहले हमने इंग्लिश किया है, अकाउंटेंसी का क्लासेस लिया है 12 के लिए, ग्रामर हमने किया है, बट अभी तक हमने बिजनेस स्टडीज़ को स्टार्ट नहीं किया था। तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि बिजनेस स्टडी स्टार्ट किया जाए, तो हमने स्टार्ट कर दिया है। लेक्चर टाइप वीडियो होगा। मैं यहाँ पर पहले अपना जो PPT है उसके हेल्प से आपको मैं बताऊँगा और यहीं से मैं सब कुछ समझाते चलूँगा। और इससे पहले आपने पहले वाले वीडियोस तो आपने पहले देखा ही होगा, आई एम श्योर। और यहाँ पर अब हम बिजनेस स्टडीज़ भी स्टार्ट कर चुके हैं। पहले हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे क्योंकि पार्ट ए का समय लगभग चला ही गया है। फिर हम करेंगे बाद में पार्ट ए भी, क्योंकि अपने क्लास में मैंने पार्ट ए का लगभग आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर दिया है। पार्ट बी हम स्टार्ट करते हैं ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाए, मतलब आप लोग का भी बेनिफिट हो जाएगा और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इन वीडियोज़ को देख पाएंगे। लॉकडाउन के कारण ये सब करना पड़ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है, चैप्टर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि HS के लिए फाइनेंस का जो पार्ट है वो सेकेंड पार्ट होता है। तो पार्ट ए में आपने मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ा था और यहाँ पर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ोगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, so finance refers to money, cash or fund available to carry out business operations। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, ठीक है, कैश या फंड, जिससे हम लोग बिजनेस को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसको याद रखना। फाइनेंस क्या होता है? एक बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड है, मतलब खून के जैसा काम करता है, ठीक है। जैसे आपके बॉडी में अगर ब्लड ना हो तो आपका बॉडी सही से काम नहीं करता है, चल नहीं सकता, आप मर जाओगे। उस तरह से अगर बिजनेस में फाइनेंस ना हो तो बिजनेस में क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। अ बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्स फंड एट डिफरेंट लेवल्स स्टेजेस टू स्टार्ट बिजनेस, टू ऑपरेट एंड टू एक्सपांड। तो हर काम में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ पर फाइनेंस की जरूरत है, ऑपरेट करने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत होता है और एक्सपेंड करने के लिए भी, मतलब कि अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है और वहाँ पर भी क्या होगा, हमें फाइनेंस का जरूरत पड़ता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इस चैप्टर का नाम बिजनेस फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों ही है, ठीक है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन। सिंपल सेंटेंसेस है यहाँ पर, आप बहुत ही इजीली इसका आप नोट्स बना सकते हो, बहुत आसान समझ में आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस को कैसे आप मैनेज करते हो, मतलब पैसे को आप कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। इट डील्स विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज लाइक procurement and utilization of fund and distribution of earning to the owners। तो जैसा कि आपने पार्ट ए में पढ़ा होगा, प्लानिंग के बारे में आपने पढ़ा था, आपने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ा था, आपने डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ा था, कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ा था। तो ये सब चीज़, जब इन सभी चीज़ को अगर आप फाइनेंस के अंदर अगर आप यूज़ करते हो, मतलब व्हेन दिस ऑल एलिमेंट्स आर यूज्ड फॉर फाइनेंस टू मैनेज द फाइनेंस, तो ये सब क्या हो जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। बेसिकली इससे होता क्या है, यहाँ पर होता है प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब पैसा कहाँ से आना है और कहाँ पे यूटिलाइज होना है, ठीक है। उसके बाद में कहाँ जाना है, उसको कहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारा चीज़ हम कहाँ पढ़ते हैं, ये सारा चीज़ हम पढ़ते हैं फाइनेंस के अंदर। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है एक बिजनेस में? सबसे पहला इंपॉर्टेंस अगर हम बोला जाए तो होता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखो आपको पता होगा बिजनेस में दो तरह के एसेट्स होते हैं, ठीक ना। बिजनेस में दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक होता है करंट एसेट्स, एक क्या होता है, एक होता है करंट एसेट्स और एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स वो सब होते हैं जैसे कि डेटर हो गए, ठीक है, स्टॉक हो गया, ठीक है, कैश जो लिक्विडिटी अपने पास रखते हैं वो सब हो गए, तो ये सब करंट एसेट के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में जितने भी सिक्योरिटीज पड़े हुए हैं वो सब करंट एसेट्स के अंदर ही आते हैं। बट फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग्स, ठीक है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो गए, तो वो सब क्या है, वो सब हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो फाइनेंस का सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो कंपोजिशन में फिक्स्ड एसेट्स का कंपोजिशन कैसे करना है, मतलब कि कितना रुपया हम बिल्डिंग में खर्चा करें, कितना रुपया हम रॉ मटेरियल में लगाएं, कितने रुपया हम अपने हाथ में रखें, कितने को हम इन्वेस्ट करें, तो ये सारा चीज़ जो है कहाँ से होगा, फाइनेंस से होगा। तो इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है वो कहाँ पर है, वो है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में। So a decision to invest capital, suppose rupees 100 crores is fixed
इन फिक्स्ड एसेट्स वुड रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो हम 100 करोड़ रुपया, ज़्यादा पैसा अगर मान लो अगर हम फिक्स्ड एसेट्स में लगा दें तो क्या हो जाएगा, हमारा फिक्स्ड कैपिटल बड़ा हो जाएगा। बट क्या इसका सिर्फ एक अच्छाई है, सिर्फ इसका एक बेनिफिट ही है? नहीं। अगर आप ज़्यादा पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगा देते हो तो फिर करेंट एसेट्स में, यानी कि गाड़ी चलने के लिए तो पैसा होना चाहिए ना। ये कुछ इस तरह से आप एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हो कि सपोज मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक बाइक खरीद लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक बाइक खरीद लिया और बाइक का दाम था 1 लाख रुपया, ठीक है। मान लो मेरे पास में 1 लाख रुपया था और मैंने बाइक खरीद लिया 1 लाख का, ठीक है। और मेरे पास इसको अब चलाने के लिए जो अभी करंट में इसको ऑपरेट करने के लिए जो पैसा चाहिए, मान लो डेली का 500 रुपीज़ मुझे चाहिए, तो ये मेरे पास है ही नहीं, तो ये बाइक मेरे लिए अब कोई काम का नहीं रहा। तो इसलिए हमेशा करंट एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर में हमें क्या करना पड़ता है, एक रेशियो मिलाकर चलना होता है, ताकि काम जो है रुके ना, स्मूथ रनिंग होते रहे। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर बी है द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। अब ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है करंट एसेट्स। आप कितना रुपया करंट एसेट्स के ऊपर लगा रहे हो। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों को ही हमें देखना पड़ता है ना। हमें फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों को देखना होता है। जैसे कि करंट एसेट्स के अंदर क्या आता है, कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल आर अफेक्टेड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस। तो यहाँ पर अगर मान लो हम ऐसा करें कि करंट एसेट्स के लिए हम बहुत कम पैसा दे दें, ठीक है। जैसे मान लो इन्वेंट्री में हम बहुत कम पैसा लगाए, तो क्या होगा, आपके पास स्टॉक नहीं होगा। स्टॉक नहीं होगा तो आप सेल नहीं कर पाओगे। जब आप सेल नहीं कर पाओगे तो फिर आगे आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा कैसे, है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पैसे को एक रेशियो के हिसाब से चलना पड़ेगा कि इतना परसेंट, सपोज मान लो 40% हम क्या करते हैं, हम फिक्स्ड में लगा देते हैं, 30% हम करंट या 40% करंट के लिए रखते हैं और 20% अपने हाथ में रखते हैं, क्योंकि मार्केट में डेटर बनेगा तो वो सब पैसा फिर बाद में बिजनेस में यूज़ होना चाहिए। कैसे यूज़ होगा, वो कुछ रेशियो से जो हम चलाएंगे बिजनेस को तब यूज़ होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस थर्ड क्या है हमारे पास में, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। देखो बिजनेस में 2 तरह का या फिर हम कहें तो 3 तरह के फंड्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक होता है लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है, जो कि लंबे समय के लिए हमें यूज़ करना है, ठीक है, जो ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। एक होता है शॉर्ट टर्म फंड जो कि करंट एसेट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। और एक होता है मीडियम टर्म फंड। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो 1 से 3 साल के बीच में कितने रुपया कहाँ पे कैसे खर्च करना है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, फंड्स होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं बिजनेस में, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जहाँ तक बात करें, तो अगर हम लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, मतलब कि लंबे समय में, तो इसका मतलब ये होगा कि शॉर्ट टर्म के लिए हम पैसा नहीं रखेंगे और जो ऑब्वियसली आज हम क्या हो जाएंगे, आज हम भिखारी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बात होगा कि मेरे पास 10 लाख रुपया था, मैंने बैंक में डाल दिया, ठीक है। मैंने बैंक में क्या किया, मैंने 10 लाख रुपया डाल दिया और अब हम देख रहे हैं कि हमें घर चलाने के लिए ही पैसा नहीं है। तो वैसा भी मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा भी नहीं है कि हम सारा पैसा जो शॉर्ट टर्म में खर्च कर ले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर ले और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बचा के ही ना रखे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एज वेल एज द शॉर्ट टर्म फंड्स ऑफ द बिजनेस। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसको आप सही से अगर नहीं लेते हो तो आपका जो शॉर्ट टर्म का जो फाइनेंस का सिस्टम होगा और जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस सिस्टम होगा, दोनों का दोनों ही क्या होगा, इफेक्टेड होगा। सो इट विल इफेक्ट लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 100%। अगर मान लो अगर मैं ज़्यादा पैसा लगा देता हूँ लॉन्ग टर्म में तो मैं शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लो मैं अभी सारा पैसा अगर यूज़ कर लेता हूँ तो फिर मुझे बाद में नहीं हो पाएगा, फिर मैं लिक्विडिटी के समय में यूज़ नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारे पास में डेब्ट इक्विटी रेशियो। बेसिकली रेशियो होता है डेब्ट और इक्विटी का। डेब्ट का मतलब होता है कितना रुपया हमने बाहर से लिया है और इक्विटी का मतलब होता है कि हमारा कितना रुपया लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो बेसिकली इसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर के वक्त में पढ़ते हैं। इसे हम कब पढ़ते हैं, जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर के वक्त में पढ़ते हैं। और कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ही क्या होता है, डेब्ट बाय इक्विटी। आपने कितना रुपया लगाया है और कितना रुपया आपका है, ठीक है। तो अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो डेब्ट इक्विटी रेशियो भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। सो डिसीजंस रिगार्डिंग फाइनेंस विल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेब्ट, इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल एटसेट्रा। तो फाइनेंस के जो डिसीजंस होंगे वही डिटरमाइन करेंगे कितना रुपया आपको बाहर से लेना है, कितना रुपया आपका खुद का लगाना है और कितना रिस्क लेकर आपको चलना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट नंबर 6 है ऑल आइटम्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस विल अफेक्ट ऑल आइटम्स इन द पीएल अकाउंट। देखो अगर आप ज़्यादा पैसा लगाते हो तो भी आपका पीएल का जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा वो अफेक्टेड होगा और कम से कम पैसा लगाते हो तो भी अफेक्टेड होगा। मतलब आइदर आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके पीएल को ही अफेक्ट कर रहा है ना। तो इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान में रखते हुए पैसा खर्च करना चाहिए कि कितना रुपया आपने खुद लगाया है, कितना रुपया आप मार्केट से उठाए हो, कि उसका कितना परसेंट आपको कहाँ पर यूज़ करना है ना।
ओके, सो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंस है अगर इसे शॉर्ट टर्म में हम देखें तो जो भी हमने कहा था ये 5 पॉइंट है आपके लिए, आप इसको आराम से नोट कर लो। चाहो तो इसका जो नोट्स है मैंने जो पहले आपको पीडीएफ में मिला है उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। अभी हमने जो देखा था वो क्या था, वो हमारा था बेनिफिट एक तरह से, ठीक है ना, कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये सब चीज़ मिलेगा या ये सब चीज़ को ये इफेक्ट करेगा। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं 3-4 ही होते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मतलब पैसे को बचाकर यूज़ करना है, उसका जो पहला ऑब्जेक्टिव वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना। बट ये एक जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हर बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहता है, सही बात है, बट कभी कभी ज़्यादा प्रॉफिट करना भी लॉस होता है। ज़्यादा प्रॉफिट करना भी आपके इमेज को ख़राब कर सकता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की जब आप बात सोचते हो तो आप लोगों के बारे में या फिर जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उसके बारे में आप नहीं सोचते हो, और उस समय आपका बिजनेस के ऊपर बैड इम्पैक्ट भी आ सकता है ना। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड इंश्योर मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू द शेयर होल्डर्स। तो ऐसे हमेशा हम यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमाएं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, जिसके हिसाब से हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट का एक्चुअली मीनिंग ही क्या होता है कि मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, है ना, कि कम से कम लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमाएं। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, इन दोनों का यूज़ करके तो हम अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इंपॉर्टेंट, क्या, वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, ठीक है। देखो सपोज मान लो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, या फिर हम एक जो लाइव एग्जांपल है उसी को देखते हैं। आपको याद होगा एक समय ऐसा हुआ था कि मार्केट में पान तामुल गुटखा ये सब जो है बंद हो गया था। सपोज मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ रजनीगंधा का, ठीक है, क्योंकि ये एग्जांपल मुझे किसी ने समझाया था और उसी एग्जांपल को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब ये हुआ था तभी का बात है, ठीक है, मैंने लाइव इसको देखा है। तो सपोज मान लो एक दुकानदार है मिस्टर ए और एक दुकानदार है मिस्टर बी, ठीक है। जब बंद हो गया था, बैन हो गया था, तो उस समय क्या था, कोई वही सामान जो मान लो 10 रुपये का था, कोई उसको उस समय 20 रुपये में बेच रहा था, ठीक है, कोई उसे 25 में बेच रहा था और कोई उसे 15 में ही बेच रहा था, ठीक है। अब 100% सपोज मान लो अगर एक कस्टमर है और वो अगर एक दिन इसके पास जाता है तो इस दुकानदार को कितने रुपये मिला एक दिन में, मान लो सपोज मान लो अगर इसका अगर खरीद अगर 10 रुपये पड़ा था तो इसको मिलता है टोटल 15 रुपये इनकम। ये 15 रुपये आज के दिन कमा लिया, ठीक है। और अगर वो इसके पास जाता है तो इसको मिलता है सिर्फ 5 रुपया, ठीक है। बट एक बात बताओ, अगर आप कोई सामान कहीं से भी अगर लेते हो किसी दुकानदार से और ज़्यादा पैसा में लेते हो, क्या आप उसके पास दोबारा जाना चाहोगे? 100% नहीं जाना चाहोगे। आप किसके पास जाओगे? बी के पास जाओगे, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर, हम बार बार अब बी के पास जा रहे हैं, एक बार नहीं बार बार जा रहे हैं, ठीक है। अब सपोज मान लो ये एक दिन में 10 बार गया, ठीक है, तो ये कितने रुपये कमा लिया? 50 रुपया, जबकि एक दिन में कितना रुपया कमाया था? सिर्फ 15 रुपया, है ना। तो यहाँ पर देखो ये कर रहा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहा था, ठीक है, बट ये कितना कमा पाया? सिर्फ 15 रुपया। जबकि इसने क्या किया? इसने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किया, मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने कस्टमर्स को अपने तरफ आकर्षित किया, अपने तरफ बुलाया, और इसके जो बिहाफ पे हुआ इसको क्या हुआ? इसको 50 रुपया फायदा मिला, है ना। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था समझने के लिए। तो ये तो हो गया आपका मैंने एक एग्जांपल दिया है जो लाइव एग्जांपल था, ठीक है। अब हम देखते हैं फाइनेंस के लैंग्वेज में इसको हम कैसे समझते हैं, कैसे बताते हैं। देखो, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीजन मेकर्स मस्ट बी टू इंक्रीज द वेल्थ। जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? वेल्थ इंक्रीज करना है शेयर होल्डर्स का या फिर इन्वेस्टर्स का। देखो एक्चुअली होगा क्या, सपोज मान लो मेरे पास एक कंपनी में 100 करोड़ रुपया है, ठीक है, और वहाँ पे 100 अगर मान लो मालिक है, तो हर एक मालिक कितने करोड़ का मालिक हो गया? 1-1 करोड़ का मालिक हो गया, है ना। सो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जितना भी जो वेल्थ है उसको डिवाइड कर दिया जाता है किसके बीच में? जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं के बीच में, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हो कि नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड इनटू मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अगर जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? हमारा वेल्थ ऑफ द ओनर भी बढ़ेगा। और मार्केट प्राइस कब बढ़ेगा? जब कंपनी का जो एसेट्स है वो जब बढ़ेगा। और वो कब बढ़ेगा? जब हम वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे, है ना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक्चुअली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये दोनों रिलेटेड भी है और अपोजिट भी है, ठीक है। अगर आप रियल सेंस में देखो तो जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने में बैठ जाते हो तो आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं कर पाते हो। जबकि अगर आप वेल्थ मैक्सिमाइज सही तरीके से अगर आप प्रॉफिट को बढ़ाओगे, ठीक है, मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आप करोगे सही तरीके से, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी अपने आप होते चलेगा, ठीक है। दोनों ही क्या है? इंटर रिलेटेड है, ठीक है। सो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन 3 फाइनेंशियल डिसीजंस, और ये बहुत ही मेन डिसीजंस है। 3 फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं हमारे बिजनेस में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट, देन है फाइनेंसिंग एंड देन है डिविडेंड, ठीक है। तो इसको आप याद कैसे रख सकते हो? हाँ, इसको आप याद रख सकते हो। देखो ये फाइनेंस का टर्म है ना, तो आप इसको ऐसे याद रखते हो, FDI, ठीक है,
इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल के हम पढ़ते हैं, ठीक है, और आप 12 में इसको पढ़े भी होगे। और इस टर्म को अगर आप याद रखते हो तो आपको यहाँ पर भी याद हो जाएगा। F से होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, D से होता है डिविडेंड डिसीजंस और I से होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। ओके, दे आर कलेक्टिवली नोन एज फाइनेंस फंक्शन ऑफ द बिजनेस। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस फंक्शन ऑफ द बिजनेस, तो हम कहते हैं क्या है कि द 3 मेन डिसीजंस टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर्स, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, आर नोन एज फाइनेंस फंक्शन ऑफ द बिजनेस। सो फाइनेंस फंक्शन ऑफ द बिजनेस 3 तरह के हैं, क्या क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। अब हम सबसे पहले देखते हैं फाइनेंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। सो देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है इट इज कंसर्न विद द फर्म्स वैल्यूएबल फंड्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, आप कहाँ पे पैसा लगा रहे हो, है ना। तो फर्म के पास जो पैसा है, फर्म के पास क्या है, जो पैसा है, और उसको कहाँ पे आप लगाओगे, किस एसेट में आप लगाओगे, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने देकर समझाया है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स है, लैंड में लग रहा है, बिल्डिंग में लग रहा है, फैक्ट्रीज में कितना लग रहा है, फर्नीचर में कितना लगा रहे हो, इक्विपमेंट में कितना लगा रहे हो, तो मतलब एलोकेशन ऑफ फर्म्स फंड टू डिफरेंट एसेट्स इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात की जाए तो ये भी 2 तरह के होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है लॉन्ग टर्म डिसीजन और एक होता है शॉर्ट टर्म डिसीजन। इसके अलावा एक मीडियम टर्म भी आता है, मिडिल टर्म, बट उसका हम बुक में ऐसे कम कुछ बुक्स में ही है, तो इसको मैंने अभी यहाँ पर इग्नोर किया हमने। ओके, सो देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म डिसीजन में कैसा होगा। देखो, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होगा, आप जहाँ पर कैपिटल बजटिंग डिसीजन, डेट मीन्स आप फिक्स्ड एसेट जब आप खरीदते हो, जैसे कि देखो यहाँ पर मशीन खरीदा गया, ओपनिंग न्यू ब्रांच, आप एक नया ब्रांच खरीद रहे, स्टार्ट कर रहे हो, आप फैक्ट्री खरीद रहे हो, आप लैंड खरीद रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। अब ऑफ कोर्स अगर आप मान लो मिट्टी खरीद रहे हो तो 2 साल के लिए तो नहीं खरीदोगे, 10 साल 20 साल 50 साल ऐसे समय के लिए आप खरीदते हो, और वहाँ से जो रिटर्न जो आता है वो भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म में आते रहता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब देखो, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो कैपिटल जो आप डे टू डे एक्सपेंसेस को आप पूरा करते हो, ठीक है, रिलेटेड टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। सपोज मान लो स्टाफ को पैसा देना है, ठीक है, फैक्ट्री का भाड़ा देना है, सपोज मान लो लाइट का बिल भरना है, ठीक है, ऐसा कोई भी जो खर्चा है, तो वो सब कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं वर्किंग कैपिटल में। और जब हम फाइनेंशियल जब डिसीजन करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब हम करते हैं, तो इन दोनों का ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म में सारा पैसा लगा दे, शॉर्ट टर्म में ना रहे, शॉर्ट टर्म में ही ज़्यादा पैसा रख ले, लॉन्ग टर्म ही खराब हो जाए, तो दोनों को देखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, लेवल ऑफ कैश इन हैंड, इन्वेंटरी, आपके हाथ में कितना कैश है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप स्टाफ को पैसा कैसे दोगे, ठीक है, ये सारा चीज़। नेक्स्ट आते हैं हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या क्या है। सबसे पहला हमारे पास में है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, कैश फ्लो का मतलब होता है पैसा का आना जाना, ठीक है। दैट मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे हो तो उसमें ध्यान देना पड़ता है हमें कि पैसा का आना जाना कितना का है। सपोज मान लो आप फिक्स्ड एसेट्स में ज़्यादा पैसा लगा दिया सपोज, ठीक है, और अब पैसा का आना कम हो गया, जाना कम हो गया, ठीक है, क्योंकि पैसा तो यहाँ लग चुका है तो यहाँ पर आना जाना कम हो गया, तो उस समय क्या होगा, आपका जो बिजनेस है वो स्मूथ रनिंग नहीं करेगा, रुक जाएगा। सो कहीं ना कहीं मैंने आपको ऐसा बताया था कि सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि फाइनेंस क्या है, ब्लड है ना, शरीर में क्या है, ब्लड है। तो ब्लड हर जगह पे उसका रेगुलेशन, हर जगह पे उसका फ्लो होना पड़ेगा, हर जगह पे आना जाना करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन को देखने के समय में ध्यान देना पड़ता है कि हमारे पास फ्लो का जो लेवल है वो क्या है, ठीक है। तो पहले हमें उसके डिसीजन को, उसके बजट को पहले हमें देखना पड़ता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बनाते हैं, ठीक है। सम प्रोजेक्ट्स विल टेक लॉन्ग पीरियड, हमें पता है कि कुछ जो प्रोजेक्ट है वो क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा, है ना। कुछ प्रोजेक्ट सपोज मान लो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कुछ प्रोजेक्ट में क्या होगा, सिर्फ पैसा लगते रहेगा 2 साल 3 साल 5 साल तक, और रिटर्न बाद में आएगा। तो आपको पहले देख लेना होगा कि कितना पैसा वहाँ लगाया जाए ताकि जो हमारा अभी जो करंट बिजनेस है वो चलते रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो मेरे पास 5 लाख रुपया है, ठीक है, और मैंने सोचा है कि इस 5 लाख से मुझे अगले 10 साल में 10 लाख करना है, ये हमारा क्या था, टारगेट था, ठीक है। और मैंने 5 लाख रुपया को क्या किया, बिजनेस में लगाया। अब सपोज मान लो मैं एक ऐसे फंड में इस पैसे को लगा दिया, एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगा दिया जिसमें पैसा लगने में ही मेरा लग गया है 8 साल, ठीक है, 8 ईयर लग गया क्या, ये 5 लाख रुपया को स्टेब्लिश करने में, और बच गया 2 साल, और 2 साल बाद में हमने देखा कि उसका जो इनकम है वो सिर्फ 1 लाख ही हुआ। तो मतलब मेरे पास आज जो पैसा वो कितना है, कहीं ना कहीं 6 लाख रुपया है, ठीक है, जबकि मुझे चाहिए कितना था, 10 लाख रुपये चाहिए था, है ना। तो हमें देखना पड़ता है कि जो हम प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को हम टेक करने वाले हैं, ओवरटेक करने वाले हैं, वो कितने समय बाद में हमें रिटर्न देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को ध्यान में रख के हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है रेट ऑफ रिटर्न। सपोज मान लो आप कहीं पर भी पैसा लगाते हो तो आपको क्या देखना पड़ता है, आपका रिटर्न कितना आ रहा है, मतलब कितने दिन बाद आपका पैसा जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो 10% है, मान लो एक ए फॉर्म है जहाँ पे एक प्रोजेक्ट में हमें 10% मिल रहा है, एक प्रोजेक्ट बी है जहाँ पे हमें 15% मिल रहा है, तो इन दोनों को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑफकोर्स जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन करोगे तो आप क्या लोगे, आप 15% ही लोगे, ठीक है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होता है, अभी यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि रिस्क किसका ज़्यादा है, किसका रिस्क ज़्यादा है। सपोज मान लो जो 10% वाला है उसमें ये भी चांस है कि ये हो सके तो 5% भी 12% भी रिटर्न दे सकता है, ऐसा भी चांस है। मगर जो 15% वाला है उसका चांस ये है कि हो सकता है कि वो 8% भी रिटर्न दे सकता है। तो इस समय आपको देखना पड़ेगा, डिफरेंट एलिमेंट्स को एग्जामिन करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है एक फाइनेंशियल मैनेजर को कि कौन से प्रोजेक्ट में हम पैसा इन्वेस्ट करें, है ना। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, क्या क्राइटेरिया है बिजनेस में जब आप पैसा लगाते हो कहीं पे भी तो क्या क्राइटेरिया है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन सर्टेन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स और कैलकुलेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश फ्लो एटसेट्रा। सो फैक्टर इन्वेस्टिंग, अगर हम बोलें कि क्या क्या फैक्टर है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करता है, तो बेसिकली हम यहाँ पर 3 मेन फैक्टर्स की बात करते हैं। पहला कैश फ्लो, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। और इसके अलावा मैंने आपको जो बताया नंबर ऑफ डी एक ऐड कर लो, रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है, कि वहाँ पर रिस्क कितना इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि आपको 100% पता है जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न आता है, द हायर यू टेक रिस्क द हायर यू गेट रिटर्न, है ना। सो जहाँ पर आप रिस्क लोगे वहीं पर क्या होगा, ज़्यादा रिटर्न आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं पर अगर ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो वहाँ पर रिस्क भी जरूर एडेड होगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखो आपके एग्जाम के लिए। आप अगर मान लो ये बेसिकली 4 मार्क, आजकल जो है AHSCC में 4 मार्क के लिए पूछा जा रहा है, तो आप जस्ट एक शॉर्ट पॉइंट लिख दो, हो जाएगा। अगर आपका भाग्य खराब है, अगर ये 8 मार्क के क्वेश्चन में आ गया जो कि आजकल नहीं आ रहा है, तो आप क्या करना, बेसिकली इसी को थोड़ा सा लंबा एलेबोरेट करना, एग्जाम्पल देकर समझाना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था बिजनेस स्टडीज़ का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी था, कोई ज़्यादा हमने बड़ा टर्म भी यूज़ नहीं किया और मैंने एकदम टू द पॉइंट बात बताया है। कैसा लगा वीडियो नीचे जरूर कमेंट करो, बताना मुझे। और आगे जो क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। अभी मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर मुझे देना और नीचे कमेंट में जरूर करना और बताना वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करें ज्ञान विजडम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।